हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश पुरोहित और हाउस प्रॉपर्टी की हम जो क्लास देख रहे थे, क्लास 3 इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने पिछली क्लास में इसके इलस्ट्रेशंस ट्राई किए थे, जो 8 और 9 इलस्ट्रेशंस किए थे। आज हम जो आईसीए के मॉड्यूल में जो पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम वो डील करेंगे। तो इसी के अंतर्गत मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी हेड का आईसीए के मॉड्यूल से। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन यदि आप ध्यान से पढ़ लें तो आपके लिए आंसर इजी हो जाएगा। मिस्टर रमन इज ए को-ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी मींस 50% होल्डर है। तो पहले हम इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। चलिए, म्युनिसिपल वैल्यू है 160, म्युनिसिपल वैल्यू 160 एंड फेयर रेंट इसका है 150। तो पहले हम उठाएंगे विच एवर इज हायर को, जो कि है 150। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि दे रखा है 170, वो ज्यादा है तो हम यही उठा लेंगे। वो एक लिमिट लगाता है, उस लिमिट के अंदर में है तो 185 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा हो गया 1 लाख, विच एवर इज हायर 60, सॉरी, म्युनिसिपल वैल्यू 160 और उसके बाद 170। तो 160 हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, और इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल रेंट से। रेंट रिसीव्ड है 15,000 पर मंथ और द लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी जॉइंटली टेकन इंटरेस्ट चार्ज। हम देख रहे हैं कोई वैकेंसी तो नहीं आ रही है, वैकेंसी किसी भी प्रकार की नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जो हमारा एक्चुअल रेंट है वो हमारा हो जाएगा 15,000 इंटू 12, 1,80,000। विच एवर इज हायर हमारा बन जाएगा हमारी जीएवी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो होल्डिंग का जो शेयर है हम लास्ट में जाकर इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। आप चाहे तो स्टार्ट से ही 50% हर चीज का करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें अननेसेसरी मिस्टेक्स के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्टली इसको डिस्कस करेंगे नीचे, और जो आएगी अमाउंट उसको अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो जीएवी आ रही है, जीएवी आ गई हमारी 1,80,000। इसमें से जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है जो असेसी ने, वो देखते हैं। द म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द 5,100 हैव बीन पेड बाय द टेनेंट। चूंकि ध्यान से देखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पेड किया है, इसलिए हम इसे यहां से नहीं घटाएंगे। जो टैक्स असेसी ने पेड किया है म्युनिसिपल टैक्स, केवल वही यहां पर लेस होगा। तो हमारा म्युनिसिपल टैक्स 0 और एनएवी हमारी आ जाएगी 1,80,000। इसमें दो डिडक्शन मिलेंगे, 24A 24B। इसमें पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 1,80,000 का 13%, 18 इंटू 3 54,000। और जो हमारा इंटरेस्ट डिडक्शन है, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट हमें एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर नहीं बल्कि एक्रूवल बेसिस पर अलाउ होता है। तो हमने एक्रूड हुआ इंटरेस्ट 25,000, लेकिन पेड किया है 21, हमें पूरा 25,000 मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट की दोनों अलग अलग रूल्स हैं, वही हमें फॉलो करने हैं। इसमें 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट हमें अलाउ नहीं होता है, लेकिन यदि इस लोन को रिपे करने के लिए हमने कोई नया लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो हमें अलाउ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 5,000 का जो एडिशनल इंटरेस्ट है, फ्रेश लोन लिया है उस पे, वो हमें अलाउ हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 30,000। तो 54 30 84 84 1 लाख माइनस 4 96,000। ये आ गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से हमारी इनकम आ गई। चूंकि अब शेयर ऑफ प्रॉपर्टी में है, प्रॉपर्टी में हिस्सा हमारा 50% है, इसलिए जो रमन की जो इनकम होगी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, वो हो जाएगी 48,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन पॉइंट्स 2 थे, एक तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, अनपेड इंटरेस्ट, एंड सेकेंड वन इज इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टू रीपे अर्लियर लोन। तो 2 बात है, ये जो इंटरेस्ट है जो कि अनपेड इंटरेस्ट का पार्ट है, ये अलाउ नहीं होता, लेकिन
यदि फ्रेश लोन लिया है पुराने लोन को रीपे करने के लिए, उसका इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। और कुल मिलाकर 24B में यदि कंडीशन सेटिस्फाइड होती है सभी, तो किसी भी केस में एसओपी के लिए 2 लाख से एक्सीड नहीं करेगा और एलओपी में अनलिमिटेड है, किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई प्रकार की लिमिट नहीं है फॉर इंटरेस्ट डिडक्शन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप प्रेजेंटेशन मेरी तरह न करके जैसा आईसीआई मॉड्यूल देता है हर पॉइंट्स का सेपरेट कैलकुलेशन आप वही रखेंगे। मैं यहां पर आपको एक कच्चे आंसर के रूप में लिखा रहा हूं, आप इसे समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मिस्टर एक्स ऑन वन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मुंबई, द हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट्स, फर्स्ट यूनिट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड सेकेंड वन इज लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, मिस्टर एक्स एंड अनदर, और एक हो गई एसओपी जिसमें मिस्टर एक्स रहता है, एलओपी 8000 पर मंथ के हिसाब से लेट आउट है। और आगे फिर वो कहता है रेंटेड यूनिट वाज वैकेंट फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ के लिए वैकेंसी, ध्यान रखिएगा इसका इफेक्ट पड़ेगा अपनी जीएवी डिटर्मिनेशन में। तो चलिए हम एलओपी के लिए जीएवी डिटरमाइन करते हैं। एलओपी और एसओपी हम अलग अलग लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम एसओपी की, तो एनएवी वैसे भी निल है, 23(2) कहता है हम किन्हीं 2 हाउसेस के लिए या उनकी यूनिट्स के लिए 23(2) में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की। स्टैंडर्ड रेंट 1,62,000 पूरी यूनिट का है, तो आधी प्रॉपर्टी का हो जाएगा 81,000। स्टैंडर्ड रेंट बाद में काम आएगा, अभी हम पहले फेयर वैल्यू, फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 190 है, तो 50% की 95,000 एंड म्युनिसिपल वैल्यू, और फेयर रेंट जो है 185 पूरी यूनिट का है, तो वो आधी यूनिट का 92,500, विच एवर इज हायर। तो 95 को हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड रेंट से, तो हमें मिलता है 81,000, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो नहीं सकता। तो इस कारण से जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंट है वो बनेगा 81,000। और अब हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, तो एक्चुअल रेंट हमारा 8,000 पर मंथ है, 2 मंथ की वैकेंसी है, तो हमें जो एक्चुअल रेंट मिला वो 80,000। चूंकि एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से बिकॉज ऑफ वैकेंसी, क्योंकि यदि 2 मंथ एक्स्ट्रा यदि हम लेट आउट कर देते तो ये जो 80,000 वो 81 से एक्सीड कर जाता। तो ये जो इसी कारण ये जो 80,000 है वो AR इज लेस देन ER बिकॉज ऑफ वैकेंसी। इस कारण से हमारी 80,000 ही हमारी GAV बनेगी। ठीक है, आइए देखते हैं LOP एंड SOP। इसमें पहले GAV 80,000, SOP निल, म्युनिसिपल टैक्स 50% या 50%, इसका कोई भी डिडक्शन मिलेगा नहीं। लेकिन एलओपी में यदि आपने सेल्फ पेड किया है, यदि एसएससी ने खुद ने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, क्वेश्चन में दे रखा है 15% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यू आपकी दे रखी है 190,000, उसका 15% निकलेगा आपका 28,500, उसमें 2 का भाग देंगे 14,250। और यदि आप चाहें तो 95,000 जो कि यहां पर हमने निकाली थी म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, उसका भी डायरेक्ट 15% निकाल सकते हैं, वो होगा 9,500 प्लस 4,750, 9,4 13, 14,250। आपकी मैथमेटिक्स तेज होनी चाहिए यदि आप टैक्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 14,250, हाँ आपके पास कैलकुलेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटली उस पर डिपेंड हो जाएं। इसके बाद ये बचेगी 65,750 और यहां 0 NAV। फिर आपको 2 डिडक्शन मिलेंगे 24A 24B, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर 30% एंड एक और डिडक्शन है इंटरेस्ट डिडक्शन। चलिए देखते हैं कितना दे रखा है क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपका हो जाएगा 65,750 का 30%, ये मैं निकाल लेता हूं 6,575 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ रहा है 19,725, 6 6 6 18, 500 19 500 प्लस 75 225। ठीक है, इंटरेस्ट डिडक्शन आपका जो मिल रहा है, आइए देखते हैं इंटरेस्ट डिडक्शन कितना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 1,500 पर मंथ, तो 1,500 पर मंथ है, तो 1,500 इंटू 12,
ये हो गया आपका 18,000 एनुअल, और 18,000 एनुअल है तो दोनों प्रॉपर्टीज के लिए इक्वल इक्वल रहेगा, ये 9,000 एंड 9,000, और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दे नहीं रखा है। और वो जो बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं, लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर, हाउस प्रॉप और लाइट एंड वाटर चार्जेस, हाउस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह के कोई दूसरे खर्चों के डिडक्शंस नहीं है। ये जो 30% डिडक्शन दे रहा है वो इसी कारण दे रहा है, और ये एज्यूम करता है कि आपके सारे खर्चे इस 30% में इंक्लूड हो गए। लॉजिक ये लगाते हैं ताकि एडिशनल खर्चे क्लेम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। चलिए हम इंटरेस्ट डिडक्शन दे देते हैं 9,000 एंड 9,000, तो हमारा आ जाएगा इनकम 65,750 माइनस 20 प्लस 90 20 प्लस 9 29, और 65 कैलसी पे करते हैं 65,750 750 इंटू 0.7 माइनस 9,000, ये है 37,025। ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और ये 9,000 आपका ये एलओपी से हुआ है, और 9,000 का जो लॉस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से हुआ है। तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी बन रही है 9,000 लेस कर देंगे 28,025। ये आपका आंसर है। आप इसकी भी प्रेजेंटेशन अलग अलग करेंगे, एसओपी और एलओपी को आप एक साथ में प्रेजेंट नहीं करेंगे। प्रेजेंटेशन आपकी आईसीआई मॉड्यूल से मैच होनी चाहिए, मार्क्स उसी में मिलते हैं, और अलग अलग हर चीज के लिए नोट्स होने चाहिए जिस चीज को आपने डील नहीं किया है। और जीएवी कैलकुलेशन का भी एक पूरा वर्किंग नोट अलग से देना होता है कि फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू में कौन ज्यादा है, फिर उसका कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे, और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने पर जो लोअर आएगा वो हमारी जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, और एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करते हैं हमारे एक्चुअल रेंट से। तो इस तरीके से वो पूरा हमें नोट्स देना है। आईसीआई भी अपने क्वेश्चन में ऐसे नोट्स देता है। आप वैसा नोट्स ना देखिए, एक छोटा नोट्स दे सकते हैं, क्योंकि आईसीआई बहुत लेंथी नोट्स देता है। छोटा नोट्स दे दें आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देना जरूर है। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है पहले हम वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मिस्टर विकास owns a house property whose municipal value, fair and SSS during the financial B6, that means assessment year 21-22, 1/3 portion of the house was let out for residential purpose at a monthly rent 5,000, remaining 2 is the self occupied। तो ये हमारी रही हाउस प्रॉपर्टी 1/3 2/3, ये हमारी एलओपी, ये हमारी एसओपी एट 5,000। आप क्वेश्चंस को पहले ऐसे समझें, उसके बाद ही आप आंसर करें, क्योंकि यदि आप क्वेश्चंस पूरा पढ़ेंगे उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से क्वेश्चंस रीड करने की रिक्वायरमेंट होगी। इससे अच्छा आप एक साथ क्वेश्चंस को आंसर में उतार लें, आप कच्चा क्वेश्चंस यहीं पे उतार लें ताकि क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाए। रिमेनिंग 2/3 पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। म्युनिसिपल टैक्स 11% पेड है, ठीक है, ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू आपकी दे रखी है 96,000, ओके। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगिनिंग जून 13, जून 2013 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, जो कि आपका कंप्लीट होता है 31 मई 2016। चूंकि हमने पढ़ रखा है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की पहली इंस्टॉलमेंट उसी ईयर में मिल जाएगी जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है वो 31 मार्च 2016 तक का ही होगा। उसके बाद का इंटरेस्ट वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहलाएगा, उसके साथ में एक इंस्टॉलमेंट उसको मिल जाएगी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की। चलिए वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। लोन है हमारा 1 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। तो आप देखें 12% पर एनम है, दैट मींस 1% पर मंथ, और वो मंथली पेमेंट भी कर रहा है इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट की बात आएगी नहीं। चलिए प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट यहां से लेके यहां तक 2013 के एक कंस्ट्रक्शन जून में स्टार्ट होता है, लेकिन लोन वो 1/7/13 को लेता है,
तो 1/7/13 से 31/3/16, 31/3/16 इसलिए क्योंकि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वहीं तक हमारा इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट माना जाएगा, आप ध्यान रखें। और पहली इंस्टॉलमेंट उसी ईयर में मिल जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो 6 मंथ 13 के हो गए, 12 मंथ 14 के हो गए, और 12 मंथ 15 के भी हो गए, और 3 मंथ 16 के। तो कुल मिला के यदि हम देखें 12 12 24 9 33, 1,00,000 इंटू 33% इंटरेस्ट हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। इसकी इंस्टॉलमेंट 5, तो ये हो जाएगा हमारा 6,600। दैट मीन, और इसकी पहली इंस्टॉलमेंट हमें मिलेगी प्रीवियस ईयर 16-17 में, दूसरी होगी 17-18, तीसरी होगी 18-19, चौथी होगी 19-20, और पांचवी होगी 20-21। तो एक इंस्टॉलमेंट हमारी अपने जो करंट असेसमेंट ईयर है उसमें फॉल डाउन हो रही है। करंट प्रीवियस ईयर हमारा 20-21, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22। तो 1,600 की तो ये हमारी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो जाएगा। और साथ में ही अब हम नॉर्मल जो इंटरेस्ट चलता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन वो 12% है। तो 1,00,000 इंटू 12%, ये है हमारा 12,000। तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा 18,600 टोटल इंटरेस्ट। अब चूंकि इसमें ये पूरा इंटरेस्ट ही 30,000 से नीचे ही है तो वहां में कोई देखने की बात अराइज नहीं हुई। यदि ये 30,000 से ऊपर होता और बाद में हम इसके टुकड़े करेंगे एलओपी और एसओपी में, तब देखना है कि एसओपी में ये 30,000 या फिर, और इफ यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो तो 2 लाख से ज्यादा नहीं आए। ठीक है, हम यहीं पे इसका बाइफर्केशन कर देते हैं। 1/3 एलओपी में हमारा जो इंटरेस्ट जाएगा 6,200, और 2/3 एसओपी में हमारा इंटरेस्ट का पार्ट होगा 6 प्लस 200 200 12,400। ये हमारा टोटल आ गया 18,600। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हम उठाते हैं हमारी एसओपी, इसकी एनएवी हमारी 0 हो जाएगी और इंटरेस्ट डिडक्शन हो जाएगा हमारा 12,400। देन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एसओपी यूनिट हमारा 12,400। चलिए अब हम एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी से देखते हैं हमारा इनकम कितनी आती है। जीएवी निकालते हैं, और ध्यान रखिएगा जीएवी हम 2/3 पार्ट के लिए ही निकालेंगे, क्योंकि 1/3 पार्ट के लिए, क्योंकि 1/3 पार्ट ही लेट आउट है। तो हर चीज जो दे रखी है हम 1/3 करके ही लेंगे। सबसे पहले फेयर रेंट, फेयर रेंट आपका दे रखा है 126, उसका 1/3 होगा 42,000। फिर है म्युनिसिपल वैल्यू 96,000, उसका 1/3 होगा 30 2 2 2 32,000। विच एवर इज हायर, तो हम लेंगे हमारा 42,000, उसको कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट है 1,08,000, जो कि एक लिमिट लगाता है। तो 1,08,000 बट्टा 3, ये हो जाएगा 36,000। चूंकि हमारा जो 42,000 है वो इससे ज्यादा हो नहीं सकता, इसलिए हमारी जो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगी वो 36,000। इसका हम कंपैरिजन करेंगे हमारे एक्चुअल रेंट से, जो कि है 5,000 इंटू 12 60,000। विच एवर इज हायर, तो हमारी जीएवी बनी 60,000। आइए हम इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जीएवी हमारी है 60,000। म्युनिसिपल टैक्स हमने जो पेड किया है 96,000 का 11% का 1/3, क्योंकि इतनी ही प्रॉपर्टी लेट आउट हो रखी है। तो इसका 1/3 42,000 हो गया। 42,000 का 11% 4200 प्लस 420 4620, ये हमने लेस करना है। ये मैं लेस करता हूं तो मुझे मिलता है 96,000 11%, 1/3 सॉरी, ये 42 नहीं 32,000 का हमें निकालना था 11%। मैंने यहां पे मिस्टेक कर दी है। ये होगा 3200 प्लस 320 3520, ये हम लेस करेंगे यहां पर, तो हमें मिल जाएगी हमारी एनएवी। और एनएवी हमारी मिल जाएगी इस तरीके से 56,480।
इसमें से 30% हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा, इसी में से हमारा इंटरेस्ट डिडक्शन भी लेस होगा। तो हमारा जो 30% एसटीडी बनता है वो बनेगा 56,480 का 30% 5,648 इंटू 3, तो 56 56 56 50 50 16,800 तो ये हो गए, और 48 हमें और ऐड करने हैं तो 144, 16,800 प्लस 144 16,944, और इंटरेस्ट डिडक्शन हमने यहां पर कैलकुलेट करके रखा है जो कि ऑलरेडी 6,200 आ रहा है एलओपी के केस में। तो ये हो गया हमारा 6,200। सो इनकम फ्रॉम एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी से जो हमारा आएगा 56, ये मैं लेस करके देखता हूं, 6,200 33 336। अब देखिए ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और हमारी एसओपी से जो हमारा लॉस आ रखा है वो 12,400 का आ रखा है। तो इसलिए जो हमारा नेट इनकम बन जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनेगी, वो बन जाएगी 20,936। तो इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था, कैलकुलेशन थी, वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की थी। बाद में उसको एसओपी एंड एलओपी में बाइफरगेट करना, ये एक अलग कैलकुलेशन थी। एक कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो हम लूज कर देते हैं लंबे क्वेश्चंस में, वो यहां पे रिक्वायर्ड था। और आपने सभी पॉइंट्स पर नोट्स देने हैं, वर्किंग नोट्स देने हैं, ताकि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाए। मैं यहां पे इसलिए कच्चे में करता हूं क्योंकि क्वेश्चन हमारा सीधा सॉल्व हो जाए, प्रैक्टिकल जितना हमें करना होता है हम उतना ही लिखें, अननेसेसरी थ्योरी से पेज भरने से कोई मतलब नहीं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ब्लैक पेन, मिसेज रोहिणी रवि सिटीजन ऑफ द यूएसए इज ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आप देखें वो रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आप एक बात से लिए ये मान लें कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट की सभी इनकम टैक्सेबल है। रेजिडेंशियल स्टेटस में मैं इसको और डिटेल में लूंगा, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के कारण इसकी सभी इनकम टैक्सेबल होगी। और फाइनेंशियल ईयर 20 सी ऑन से हाउस प्रॉपर्टी एट लॉस एंजल्स, तो इसकी हाउस प्रॉपर्टी एक यूएसए में है विच इज यूज्ड एज हर रेजिडेंस, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई। और एनुअल वैल्यू हमने दे रखी है $20,000 की, और डॉलर दे रखा है रुपी पर डॉलर 75 रुपीज। तो देखें यदि फॉरेन में प्रॉपर्टी है चाहे इंडिया में है, दो प्रॉपर्टीज एक असेसी अपनी एनुअल वैल्यू निल ले सकता है एज यूजिंग ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हम एसओपी में दिखाकर 23 सबसेक्शन 2 में एनुअल वैल्यू निल ले सकते हैं। तो इससे तो हमारी जो इनकम या लॉस जो भी है वो 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है सिट टू के ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ ए फ्लैट इन चेन्नई ऑन 1/7/20 विच इज यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ये इसका सेकंड हाउस है जो कि एसओपी में अपन क्लेम कर सकते हैं। वाइल शी इज इन इंडिया। इस पर कोई लोन या इसमें नहीं था, फर्स्ट हाउस के लिए कोई लोन या उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस हाउस के लिए उसने लोन लिया है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 384 एंड द पेरेंट इज सी पेड द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन ऑफ द चेन्नई। ये उसने टैक्सेस पेड किए हैं, सीवरेज, प्रॉपर्टी टैक्सेस। लेकिन ये हमने क्वेश्चंस को घुमाने के लिए हमें सब कुछ देगा, लेकिन आपने भटकना नहीं है। आपको केवल उतना ही काम करना है जितना आपने लॉ को जितना आपको लॉ ने बोला है। एक्चुअल रेंट है नहीं, लेट आउट प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको भी एसओपी 23(2) में निल एनएवी में लेंगे। लेकिन इस पे हमें कुछ इंटरेस्ट में लॉस क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए वो हम देखते हैं। इसका जो टोटल पीरियड है प्रायर टू 1/4/20, और जो चेन्नई वाला जो मकान खरीद रही है वो 1 जुलाई 2020, और ये हमारा 31 मार्च 2021। जो 1 अप्रैल से पहले वाला इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो है 49,200, और जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 जुलाई 2020 तक का इंटरेस्ट है वो है 50,800, और इस पीरियड का इंटरेस्ट है रिमेनिंग 9 मंथ्स का घर खरीदने के बाद का 1,31,300।
देखिए लैंग्वेज क्या कहती है जो इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है कि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, एंड कंस्ट्रक्शन इंक्लूड एक्विजिशन भी, तो जिस साल हमने एक्विजिशन लिया या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की पहली इंस्टॉलमेंट उसी प्रीवियस ईयर में मिलेगी। और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो लेटेस्ट जो लास्ट 31 मार्च गया है उसी तक माना जाएगा। मतलब हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इसी डेट तक होगा, 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब है इस ईयर पूरे साल का जो इंटरेस्ट डिडक्शन होगा वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड माना जाएगा, जो कि होगा आपका 50, 1 31, 1 81, 1 82, 1 100। इसमें हम एक इंस्टॉलमेंट लेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की 49,200/5, क्योंकि ये लोन लिया था हमने जून 18 में और 5 साल में हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी कर लिया है, एक्विजिशन कर लिया है, तो इसकी 5 इंस्टॉलमेंट में हमारा इस करंट प्रीवियस ईयर भी आएगा। इसकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 5 9 4 2 8 9 8, पीछे बचे 2 4 0, तो प्लस 9 840, ये हम बन जाएगा हमारा 191,940 हमारा टोटल इंटरेस्ट है। चूंकि ये सभी कंडीशंस कॉम्प्लाई कर रहा है, 2 लाख की लिमिट की, लोन 31/3/99 के बाद का है, लोन कंस्ट्रक्शन के लिए या एक्विजिशन के लिए है, और 5 साल में एक्विजिशन पूरा भी कर रहा है। इसलिए जो लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट डिडक्शन की वो 2 लाख हो जाएगी। तो इस कारण से हमें 191,940 का इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा चेन्नई की प्रॉपर्टी में। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा आएगा 191,940 का लॉस। आगे वो बोलता है शी हैड ए हाउस प्रॉपर्टी, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी बेंगलोर में जो उसने बेच दी, लेकिन उसका एरियर ऑफ रेंट रिसीव हुआ है 60,000 इन मार्च 21। आप ध्यान रखिएगा एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होते हैं, क्योंकि जब ये घटित होते हैं उनका डिडक्शन मिल जाता है, तो इस कारण इनकी रिकवरी टैक्सेबल रहती है। दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर, चूंकि इस पर पहले टैक्स नहीं लगा है, इसलिए जब ये मिलेगा और ये हमने प्रीवियस ईयर 20-21 में मिला, इसलिए हम इसको टैक्सेबल करेंगे। और सेक्शन 25 और 25A कहते हैं कि जब भी एरियर ऑफ रेंट या फिर अनरियलाइज्ड रेंट मिलते हैं तो 30% का डिडक्शन मिलके फिर चार्जेबल होंगे। तो एरियर ऑफ रेंट हमारा होगा एरियर ऑफ रेंट 60,000 माइनस 30%, तो टैक्सेबल आ जाएगा 60,000 माइनस 30%, 6 6 6 18, 42,000। तो जो नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा हमारा वो आ रहा है 191 माइनस 42 149 का, और पीछे 940। तो नेट लॉस जो है ये हो जाएगा, और ये हम सेट ऑफ करा सकते हैं किसी अदर इनकम से और उसके बाद उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं यदि पूरा सेट ऑफ नहीं होता है। और कैरी फॉरवर्ड के बाद क्या होगा वो मैं नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएगा हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, उसमें मैं डील करूंगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये कहता है सर, 2 ब्रदर्स अरुण एंड विमल आर को-ओनर्स ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी विद इक्वल शेयर। तो एक हाउस प्रॉपर्टी वो इक्वल शेयर है। द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग, ध्यान रखिए फाइनेंशियल ईयर 1998 एंड 1999 है। इसमें जो एसओपी यूनिट होगी उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन 30,000 होगा इफ इन केस यदि इंटरेस्ट आता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स एंड सिचुएटेड इन कोचिन। पहले इसकी यूनिट्स हम बना लेते हैं। 8 आइडेंटिकल यूनिट्स, ये 2, ये 2, 2 3 4 2 2, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और हमको बताया नहीं है कि वो इक्वल शेयर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी, इस साइड अमन अरुण और ये बीमल। आगे बढ़ते हैं। ईच कॉर्नर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर सेल्फ रेजिडेंस, तो ये हो गया एसओपी, और ये ई प्रॉपर्टी को, ई यूनिट को एसओपी ट्रीट करता है, ठीक है सर। During the financial year B6, each corner occupied 1 unit and the balance each unit was rent out for 12,000 per unit. 12,000 per month पर यूनिट के हिसाब से 6 यूनिट्स हैं टोटल, उस हिसाब से हमारा रेंट आएगा, एक्चुअल रेंट। कोई वैकेंसी है नहीं वो चेक करते हैं।
द म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख एंड म्युनिसिपल टैक्स पेड 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू व्हिच पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये रिपेयर्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन। और ये बात ध्यान रखिएगा, इन रिपेयर और इंश्योरेंस कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं करता है हाउस प्रॉपर्टी हेड। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द लेट आउट प्रॉपर्टी रिमेन्ड वेकेंट फॉर 4 months। अब देखिए ये लाइन बहुत ही गहरा अंतर डाल देती है। अब किसकी यूनिट्स को अपन वेकेंट माने कि वो अरुण की यूनिट वेकेंट हुई है या फिर बीमल की, तो इस झंझट में ही ना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 6 यूनिट की ही इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं और उनकी एसओपी भी अलग अलग कर ही लेंगे। एसओपी में एलओपी पूरा मानकर उसमें 1 यूनिट को हम 4 month के लिए वेकेंट करेंगे। उससे जो भी जीएवी आएगी उससे हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी की, और उसको हम इक्वल शेयर में बांट देंगे तो हमें अरुण और बीमल का हाउस प्रॉपर्टी इनकम पता चल जाएगा। तो यही तरीका बेस्ट रहेगा, क्योंकि यदि हम अरुण का मानते हैं कि वेकेंट इसकी यूनिट थी, क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा है तो हम मान नहीं सकते, इसलिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि 6 यूनिट्स का एक साथ क्वेश्चन करें और जो जीएवी आती है और उससे जो इनकम आती है उसको हम इक्वली बाइफरकेट कर देते हैं। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं अरुण एंड बीमल पर्टिकुलर और एसओपी। एसओपी में इनकी जीएवी एनएवी हो जाएगी निल, 0 एंड 0। 24B मिलेगा केवल इंटरेस्ट डिडक्शन। अब देखिए इंटरेस्ट डिडक्शन कैसे निकालेंगे। टोटल जो इंटरेस्ट हमने पेड किया है, म्युनिसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन होगा नहीं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में। टोटल इंटरेस्ट है 3 लाख, ये पूरी 8 यूनिट्स का है, हमें 2 यूनिट्स का चाहिए, तो 3 लाख इंटू 2/8 1/4 बराबर 75,000, और 75,000 2 यूनिट्स का है, जिसमें से एक अरुण की है और एक बीमल की है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो इनका जो डिडक्शन हो जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट डिडक्शन 37,500 एंड 37,500। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें जो लोन मिला है वो 98 और 99 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, तो इस कारण जो इंटरेस्ट डिडक्शन है उसकी लिमिट रेस्ट्रिक्टेड है 30,000, क्योंकि जो लोन है वो 31 मार्च 1999 से पहले का है। तो इनका जो लॉस होगा वो आ जाएगा 30,000 एंड 30,000। ये आ गया सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से। चलिए अब हम लेट आउट प्रॉपर्टी से देख लेते हैं क्या आता है। लेट आउट प्रॉपर्टी टोटल 6 यूनिट्स हैं, जो कि 12,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने दी जाती है, लेकिन इसमें से हम 4 महीने की 1 यूनिट का रेंट हटा लेते हैं तो हमारा एक्चुअल रेंट मिल जाता है। तो 6 यूनिट इंटू 12 72,000 1 मंथ का मिलेगा। 72,000 इंटू 12 में यदि करता हूं तो मुझे मिलता है 7 20 प्लस 1 44 8 64, और 8 64 में से यदि मैं घटा देता हूं मेरे 12 इंटू 4 48, तो मेरा एक्चुअल रेंट मुझे ड्यूरिंग द ईयर मिला है फॉर द 6 यूनिट्स वेकेंट पीरियड घटाने के बाद में मिला है 816, और इसकी जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो 9 लाख 8 प्रॉपर्टीज की है और मुझे 6 प्रॉपर्टी की चाहिए। तो 9 लाख का 75%, 9 लाख माइनस 25%, 9 लाख माइनस 225 बराबर 675। चूंकि यही दे रखा है तो यही हमारी एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगी, और एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेंट में जो हायर होगा वो हमारी इधर जीएवी बन जाएगी। तो जीएवी हमारी बनती है 8,16,000। इसमें से हमने जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है वो लेस कर देंगे 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू है 675 इंटू 20%, ये आई है हमारी 67,500 इंटू 2 135। 135 आ रहा है हमारा म्युनिसिपल टैक्स पेड। अब हमारी जो आ रही है एनएवी, ये आ रही है 8,681। ये कंबाइंड आ रही है तो हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं अमन और विमल के रूप में। तो ये हो जाएगी 30,40,500 30,40,500। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी एनएवी मिल गई है तो हम इनमें से इनको 24A का डिडक्शन दे देंगे, माइनस 24B का डिडक्शन भी दे देंगे। 24A में है 30% डिडक्शन 34,050, 34 34 34 1 2 150, और सेम डिडक्शन यहीं पे आएगा 1 2 150। इंटरेस्ट डिडक्शन कितना है इसके लिए हमने ऊपर देखा था
कि 3 लाख का इंटरेस्ट है टोटल, ध्यान से देखिएगा। उसमें से पहले देख ले कि 6 यूनिट का इंटरेस्ट कितना है, वो आ रहा है 225, क्योंकि 75,000 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का है, उनमें जो 37,500 आए थे वो 7,500 इधर एडजस्ट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अलग से हैं। 225 को हमने 2 बराबर भागों में बांट देना है, 1 12,500, 1 12,500। तो ये हमारा एलिजिबल इंटरेस्ट डिडक्शन हो जाएगा, जो कि मैं यहां पे बांटने जा रहा हूं, 1 12,500 और 1 12,500। तो मेरी जो इनकम हो जाएगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ रही 340 माइनस 1 1 2 2 14 1 25 2 25 1 लाख और 1 लाख 2,14,000 लेस करता हूं तो मिलता है 1,26,500। 1,26,500 में से भी ये लेस करता हूं तो 500 में से 500 1,26 और 1,26 में से 150 लेस करता हूं तो 1,25,850 और 1,25,850 दोनों के लिए मुझे मिल जाते हैं। इनके लॉस जो ऑलरेडी आ रहे थे वो 30,000 और 30,000 जो कि थे हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से। तो इस कारण से हमारी जो नेट इनकम हो जाएगी, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हो जाएगी 95,850। 95,850 ठीक है सर। और वो क्वेश्चन कहता है कि जो दूसरी जो इनकम से अदर इनकम्स, क्वेश्चन ने दे रखा है अदर इनकम हमारी है अरुण एंड विमल की 290 एंड 180 रेस्पेक्टिवली। तो 290 180 इनकी अदर इनकम है, तो इनकी जीटीआई हो जाएगी 290 प्लस 95 385 850 और विमल की हो जाएगी 95 275 850। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी कैलकुलेशन आएगी और जीटीआई पर आकर ये क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। तो सर ये थी हमारी टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हाउस प्रॉपर्टी में दे रखे हैं। अब मैं 2-3 इलस्ट्रेशन ले रहा हूं जो मैंने पिछली क्लास में छोड़ दिए थे, अनरियलाइज्ड रेंट के वे इलस्ट्रेशन थे, और थोड़ा सा उस टॉपिक को डिस्कस भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में ऐसा कुछ खास है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, 3 इलस्ट्रेशन रह गए थे। जितना समय बचता है हम उस हिसाब से ले लेंगे, कोशिश करूंगा तीनों इलस्ट्रेशन में ले लूं। प्रेम ऑन से हाउस प्रॉपर्टी इन मद्रास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। ओके, ये रही हाउस प्रॉपर्टी। 2/3 इज दी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये रहा सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड 1/3 इज लेट आउट, एलओपी। ओके, रेजिडेंशियल पर्पस 8,000 पर मंथ के हिसाब से इन्होंने लेट आउट दिया है 1/3 पोर्शन, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 3 लाख, फेयर रेंट इज 270, स्टैंडर्ड रेंट इज 330। He paid municipal tax 10% of municipal value. A loan 25 lakh was taken by him during the year 2016 for acquiring the property. Interest on loan paid during the previous year 2020 was 120. Compute the income from house property. तो पहले हम एसओपी के बारे में देख लेते हैं। एसओपी की एनएवी हो जाएगी हमारी 0। इसका जो इंटरेस्ट डिडक्शन है मेन वही पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो भी डिडक्शन है वो इसमें आते नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। इसका जो इंटरेस्ट डिडक्शन आ रहा है वो यहां पे मैं एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं। लोन है 25 लाख का, उस पे जो इन्होंने इंटरेस्ट डिडक्शन है, म्युनिसिपल वैल्यू 270, ही पेड म्युनिसिपल टैक्स, लोन 25 लाख से ईयर 1,20,000 का इंटरेस्ट है, उसकी 2/3 हो जाएगी हमारी 80,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे, और यही एकमात्र है। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से आ रहा है 80,000 का लॉस। फिर आगे बढ़ते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए पहले हमने इसका जीएवी निकालना होगा। इसका जो रेंट आ रहा है 12 मंथ्स का, पहले हम देख लेते हैं कोई वैकेंसी तो नहीं आ रही है, नहीं किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं है। तो 96 तो एक्चुअल रेंट हो गया, ये हम बाद में डील करेंगे। पहले हम जीएवी डिटरमाइन करने के लिए रूल्स फॉलो करते हैं और 1/3 ही लेंगे जो भी वैल्यू दे रखी, क्योंकि उतनी ही यूनिट हमने लेट आउट की है।
तो म्युनिसिपल वैल्यू है 3 लाख, उसका 1/3 होगा 1 लाख। फेयर रेंट दे रखा है 270, उसका 1/3 होगा 90,000। विच एवर इज हायर है 1 लाख। इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 330, उसका 1/3 होगा 110। तो इनमें जो रेस्ट्रिक्शन होगा लोअर का, तो 1 लाख हमारी एक्सपेक्टेड रेंट बनेगी और एक्चुअल रेंट हमारा है 96,000। चूंकि जो हायर होता है वही हमारी जीएवी होगी, तो जीएवी हमारी आ रही है 1 लाख रुपए। तो एलओपी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर 1 लाख। और 1 लाख के बाद अब हम इसमें म्युनिसिपल टैक्स पेड करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड भी इसमें 1/3 आएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड हो रहा है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू है 3 लाख, उसका 10% 30,000। 30,000 का 1/3 10,000, तो हमारी जो एनएवी आएगी वो है 90,000। इसका हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 27,000 और इंटरेस्ट डिडक्शन ये 24A 24B। इंटरेस्ट डिडक्शन देखते हैं कितना है। इंटरेस्ट डिडक्शन 1,20,000 टोटल था, उसका 1/3 हो जाएगा 40,000 हमें यहां मिल जाएगा। तो इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी जो हमारी होगी वो है 90 माइनस 60 50 50 माइनस 27 23,000। तो देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से हमें लॉस हो रहा है 80,000 का और लेट आउट प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है 23,000 की। तो जो नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा हमारा वो आ रहा है 57,000। ये लॉस है इस तरीके। और ये लॉस इस साल किसी अदर हेड से सेट ऑफ हो सकता है, अदरवाइज यदि नहीं है इनकम तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और कैरी फॉरवर्ड होकर ये केवल हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ होगा। ये डिस्कशन हम कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहता है। ये कहता है मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मार्च 20। तो ये कैपिटल गेन लगेगा मार्च 20, सॉरी ये लास्ट प्रीवियस ईयर का है 1920 का, इस यहां से कोई लेना देना नहीं। इन जून 20 ही रिकवर्ड rent of 10,000 from Mr. Gaurav to whom he had let out his house for 2 years from April 14 to March 16. He could not realize। तो देखिए ये है अनरियलाइज्ड रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट कितना था, ये था 20,000 का अनरियलाइज्ड रेंट था। उसमें से वो अभी इस साल जून 2020 में, दैट मीन्स असेसमेंट प्रीवियस ईयर 2021 में उसने रियलाइज कराया है 10,000। और चूंकि अनरियलाइज रेंट रिसीट बेसिस पे टैक्स होता है तो इसलिए 10,000 इसी प्रीवियस ईयर में टैक्स होगा 2021 में। चाहे घर उसका ओनरशिप है या नहीं है वो इररेलेवेंट पॉइंट है, क्योंकि अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट की अपने अलग से प्रोविजन है और वो कहते हैं कि ये रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है और ये जो रेंट है अनरियलाइज रेंट, इसकी डिडक्शन भी मिल चुकी थी जिस साल ये अकर्ड हुए थे। जिस साल ये अनरियलाइज थे वहां पर हमने डिडक्शन ली थी, तो जब ये रियलाइज होंगे एक्चुअल रिसीट होगी तो वहां पर ये टैक्सेबल होंगे। आगे बढ़ते हैं। Further, he had his let out property April 16 to February 2020 to Mr. Satish. In April 18, he had increased the rent from 12 to 15,000 per month. Subject matter in dispute. ठीक है। सितंबर 20 में वो क्या करता है, उसे 12,000 से 15,000 जो 3,000 का किराया है वो 23 मंथ का बढ़ा हुआ किराया मिलता है कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। और कोर्ट का ऑर्डर आता है सितंबर 20 में और 20 जो ये फॉल डाउन हो रहा है हमारे प्रीवियस ईयर 2021 में ही हो रहा है, दैट मीन असेसमेंट ईयर 21-22 में। और ये भी टैक्सेबल होगा रिसीट बेसिस पे 69,000। और 25 ए कहता है एरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट जब रिसीव होंगे तो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल तो है ही, लेकिन इनमें एक डिडक्शन मिलेगी 30% की इंटरेस्ट डिडक्शन, वो लगने के बाद ये टैक्सेबल होंगे। तो टोटल हमें जो रेंट मिले हैं दोनों मिलाकर 79,000 मिले हैं। इसमें से हम यदि मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देता हूं तो 8 8 8 24 माइनस 300 23,700 यदि मैं लेस कर दूं 24 55 300 मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए इसमें मेन जो पॉइंट था वो है ऑनरशिप नहीं थी उसके पास घर की। अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट के लिए को टैक्सेबल करने के लिए इनको टैक्सेबल करने के लिए इनकी ऑनरशिप रिक्वायर्ड नहीं है। जब भी ये रिसीव होंगे
तब ये टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि रिसीट बेसिस पे, और 30% डिडक्शन मिल जाएगी। पहले इन दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता था, लेकिन 4-5 साल पहले गवर्नमेंट अमेंडमेंट ले आई और एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट को एट पार ट्रीटमेंट दे दिया गया, और ये सही भी किया है। अदरवाइज सेम टाइप के डिडक्शन के लिए अलग अलग डिडक्शन देना, अलग अलग टाइप के डिडक्शन देना थोड़ा प्रैक्टिकली और क्वेश्चंस में भी दिक्कत देता था। गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस के लिए लेके आई, और बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11, चलिए पढ़ते हैं इसे। ये कहता है, मिस अपर्णा को owns a रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कलकत्ता अलॉन्ग विथ हर सिस्टर। तो ये रही एक हाउस प्रॉपर्टी, इक्वल शेयर है अपर्णा का और डिंपल का, ये कलकत्ता की। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और इसमें ये एसओपी है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर्स एंड द सेम इज इशूड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन। लोन था 50 लाख का इस घर के लिए एट 10%, और 1/4/19 को ही लिया था। तो उस और सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए इनका जो रेस्ट्रिक्शन लिमिट है इस लोन की वो 2 लाख एलिजिबल होगी, क्योंकि एक्विजिशन के लिए है। साथ ही साथ एक तो एक्विजिशन के लिए प्लस 5 साल में एक्वायर कर लिया है हाउस, और इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे दे रहे हैं। और सी प्रॉपर्टी इन एडिशन, मिस्टर अपर्णा ऑन ए फ्लैट इन पुणे, और अपर्णा का एक और फ्लैट है पूना में, वो भी शी हैड टेकन ए लोन, उसमें ये पेरेंट्स डिसाइड करते, वो भी एसओपी में। इसके लिए भी एक लोन लिया गया था, लेकिन ध्यान दीजिए ये लोन रिपेयर के लिए था, नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। चूंकि ये लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की रिपेयर, और हमने पढ़ भी रखा है रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन और रिन्यूअल, इन तीनों के केस में इंटरेस्ट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30,000 ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्वेश्चंस करते समय हम पॉइंट देखेंगे, और हमें डिंपल और अपर्णा की डिडक्शन कैलकुलेट करनी है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। तो पहले मैं डिंपल के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि उसका एक ही प्रॉपर्टी है चेन्नई में, और जो लोन ले रखा है वो 50 लाख का है। 50 लाख इंटू 10% इंटू 1/2, तो 2.5 लाख का जो इंटरेस्ट आएगा इसका। लेकिन चूंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी रेस्ट्रिक्शन लिमिट 2 लाख एप्लीकेबल रहेगी। और ध्यान दीजिए को ऑनरशिप में ये जो 2 लाख की लिमिट है वो सेपरेट अलग होती है, कितने इंडिविजुअल है या फिर कितने को ऑनर है उसके बेसिस पे, न कि एक घर है उसकी लिमिट 2 लाख है, ऐसा नहीं है। ये असेसी के बेसिस पे है या कितने ऑनर है उसके बेसिस पे। यदि 4 ऑनर होते तो चारों को 2-2 लाख लिमिट अलग होती, 5 होते तो 5 को अलग होती। ऐसा नहीं कि घर एक है तो मैक्सिमम लिमिट सभी को मिला के 2 लाख होगी, ऐसा रूल नहीं है। हर एक को ऑनर को अपनी सेपरेट लिमिट अलग होगी। डिंपल का आ चुका है, तो अब मैं अपर्णा का करता हूं। अपर्णा के लिए पहले कलकत्ता वाले हाउस का सेम तरीके से डिडक्शन 50 लाख इंटू 10% इंटू 1/2, ये आएगा 250, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। अब जो पूना वाला घर है वो देखते हैं। पूना वाले घर के लिए लोन ले रखा है रिपेयर के लिए 3 लाख इंटू 12%, और ये लोन लिया है 1/10/19, और 20-21 का इसका पूरा इंटरेस्ट आएगा, ये आ रहा है 36,000। लेकिन चूंकि रिपेयर के लिए, इसलिए जो मैक्सिमम लिमिट अलाउ होगी वो 30,000 ही अलाउ होगी, और टोटल इंटरेस्ट बन रहा है हमारे, टोटल इंटरेस्ट 230। लेकिन ये जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड है वो कहता है टोटल इंटरेस्ट फॉर डिडक्शन फॉर एसओपी 2 लाख से एक्सीड नहीं कर सकती। इस कारण ये पूरा रेस्ट्रिक्शन 2 लाख अप्लाई होगा, और हमें डिडक्शन 2 लाख ही मिलेगी। तो अपर्णा एंड डिंपल दोनों को ही 2-2 लाख की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन बस ये कि इनकी कैलकुलेशन कैसे आई वो अलग अलग आई है। यहां 250 से 2 लाख हुआ, फिर यहां पे 36 से 30,000 हुआ, लेकिन ये दोनों भी मिलाकर 2 लाख से एक्सीड नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों की रेस्ट्रिक्शन लगा दी, और ये मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन 2 लाख रहा। तो इस तरीके से हमने आज
पूरा कंप्लीट कर लिया है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या क्या देखा है, मैं एक बार 3-4 क्लासेस की वो समरी बता देता हूं। फर्स्ट क्लास में हमने थ्योरी कवर की थी, सेकंड में मैंने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे, थर्ड क्लास में मैंने इलस्ट्रेशंस उठाए थे और प्लस प्रोविजंस भी बोले थे, और जो आज की हमारी क्लास थी टेस्ट योर नॉलेज, प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड क्लास। और हाउस प्रॉपर्टी हेड ऐसा है, यदि आप एक बार करके बैठ लें फिर आप भूलेंगे नहीं, इसलिए इन्हें आप जल्द से जल्द कर लें। छोटे छोटे टॉपिक्स टैक्स में कर लेने चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे हम करते जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो हम टैक्स में क्वेश्चन और आसानी से कर पाते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, पूरा जो हमारा इनकम टैक्स है वो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी हेड है, अभी मैं कल से सैलरी हेड स्टार्ट करूंगा तो वो एक बड़ा चैप्टर है, फिर आएगा कैपिटल गेन, फिर आएगा पीजीबीपी, और फिर आएगा अदर सोर्स। तो जब हम अदर सोर्स पर पहुंचेंगे तो हमारे साथ ये होने लगेगा कि हाउस प्रॉपर्टी हेड, सैलरी हेड माइंड से निकलने लगेंगे। तो इसलिए आप क्या करें, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आप जिस भी बुक्स को, रेफरेंस बुक को या आईसीए के क्वेश्चंस को जरूरत समझते हैं कि अच्छी क्वेश्चंस हैं, आपने वहां से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यदि प्रैक्टिस छूट गई तो आपके माइंड से ये पूरा चैप्टर स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा और इसको रिकॉल करना मुश्किल होगा। और जब एंड टाइम जो आपको मिलते हैं अपने ट्यूशंस को 3 मंथ्स कंप्लीट करने, 3 मंथ्स बिफोर एग्जाम्स, 3 to 3.5 मंथ्स, उसमें आपका रिवीजन काफी दिक्कत करेगा, क्योंकि आपने आज तक इतनी पढ़ाई साथ में की नहीं है। तो मैं सीए इंटर में जो भी इंटरमीडिएट नवंबर 21 के लिए जो अपीयर करने वाले हैं उनको यही एडवाइस कर रहा हूं कि आप जो भी मैं चैप्टर करवा रहा हूं आप इन्हें फुल फ्लैश कर लें। कोई भी डाउट्स आता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप या फिर उसी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। और डाउट्स वही लेवें या वही उठाएं जो मैंने टॉपिक्स अभी तक कराए हैं। यदि एडवांस डाउट्स होते हैं तो वो कुछ टाइम बाद आपके सॉल्व हो जाएंगे जैसे हम उस चैप्टर तक पहुंचेंगे। तो इसी तरह आप पढ़ते रहें। और मैंने अभी जीएसटी की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। जीएसटी का लेक्चर 1 हो चुका है कल, और आज या कल मैं लेक्चर 2 लेंगे। चैप्टर 1 चल रहा है और आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। थैंक यू।